आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप उसका पहले चीर फाड़ कर लो और उसको समझ लो कि वो शब्द क्या है। आप खुद ही सोचिए कि जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो क्या आप उससे एनर्जी बना रहे हो, कि अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से हम सारी चीज़ें फिर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये है क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट 1 के अंदर ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका ये एक पार्ट है, बायो एनर्जेटिक्स। तो इस क्लास के अंदर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैप्टर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। पूरे बायोकेमिस्ट्री के अंदर यही एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं या फिर जो आपके एक छोटी छोटी सी इक्वेशंस है, अगर वो आपने अच्छे से समझ ली तो उसके बाद आपको इससे डर भी नहीं लगेगा और आपको चीज़ें समझ भी आने लगेंगी। ठीक है, तो यूनिट 1 का ये जो पार्ट है बायो एनर्जेटिक्स, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, यानी फ्री एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। देन इसके बाद हम लोग आज की इस क्लास में फ्री एनर्जी के बाद जो एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस की जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ आपस में रिलेटेड है। पहला फ्री एनर्जी, फिर उसके बाद एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, प्लस रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज की क्लास में आपको करवाऊंगी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, काफ़ी ज़रूरी है। एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे कि एटीपी है, एएमपी है, साइक्लिक एएमपी, उनका क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। क्लियर, देखो हर बार की तरह यहाँ भी मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि किसी भी वर्ड की तरफ, किसी भी टर्मिनोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप उसका पहले चीर फाड़ कर लो और उसको समझ लो कि वो शब्द क्या है। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए बायो एनर्जेटिक्स के बारे में, तो देखो बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग, है ना। आप अपना ही एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो, लिविंग। और एनर्जेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी अब अपना ही एक साधारण सा एग्जाम्पल लेकर चलिए आप अपना, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस तरीके से बनती है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से वो एनर्जी चेंज हो रही है, बस इसी को ही हम लोग बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई है बात। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बायो एनर्जेटिक्स का असली मतलब क्या है ना। मतलब एक लिविंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से एनर्जी फ्लो कर रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कैसे एनर्जी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो भी खाते होंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट जो होती है, तो उससे हमारी बॉडी एनर्जी बना लेती है। ठीक है, वो एनर्जी कैसे बनी, क्लियर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से उसका ट्रांसफर हुआ एनर्जी का, बस यही सारी चीज़ें आती हैं बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू लिविंग सिस्टम। अब ये जो रिएक्शंस हैं बेसिकली एटीपी बनाने के लिए या कोई भी एनर्जी का जो कंपाउंड है उसको बनाने के लिए, तो इसके अंदर कुछ सेल्यूलर रिएक्शंस आती है जो आप पूरे बायोकेमिस्ट्री के अंदर वैसे पढ़ने ही वाले हो, है ना। सेल्यूलर रिएक्शंस जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर आप एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, तो ये सब कुछ आता है बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक है, इट इन्वॉल्व हाउ सेल ट्रांसफॉर्म एनर्जी स्पेशली ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक सेल्यूलर रेस्पिरेशंस एंड फोटोसिंथेसिस। यही चीज़ मैंने आपको बताई है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जैसे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म,
या फिर आप कहें प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, सबसे एनर्जी बनाई जाती है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन सब से एनर्जी बनाई जाती है। तो यही सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बायो एनर्जेटिक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको इसमें पहली चीज़ जो पढ़नी होती है वो है लॉज ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, यानी क्या क्या लॉज हैं बायो एनर्जेटिक्स के। बेसिकली दीज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिपेंड्स ऑन द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी, ठीक है, कि क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम पहले लॉ के बारे में बात करें तो इसका ये कहना है कि ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can be transformed from one form to another form। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और यही होता है भाई, बायो एनर्जेटिक का भी पहला लॉ यही है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, जैसे कि आप खुद ही सोचिए कि जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो क्या आप उससे एनर्जी बना रहे हो? नहीं बना रहे हो, उसमें एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसी एनर्जी को आप कन्वर्ट कर दे रहे हो ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सके अपनी बॉडी के अंदर। यही कहना है पहले लॉ का। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरे लॉ की तो इनका ये कहना है कि इन एनी एनर्जी ट्रांसफर कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने पानी गर्म किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैन में पानी गरम किया। ठीक है, अब अगर आप बेसिकली इस पैन से दूसरे पैन में पानी को डालते हैं तो बस इनका ये कहना है कि इस समय पे थोड़ी सी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, यानी यहाँ से जो थोड़ा टेम्परेचर है वो ख़त्म हो चुका है, वो उड़ चुका है, उसका लॉस हो चुका है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। क्लियर, कि जब आप एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय थोड़ा बहुत अमाउंट एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इंक्रीजिंग द डिसऑर्डर, यानी कि एंट्रोपी, जो कि एंट्रोपी बढ़ा देता है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये होता है एंट्रोपी। तो ये है दूसरा लॉ। क्लियर हो गया है क्या दोनों लॉज का कहना है? पहला लॉ है एनर्जी बनाई नहीं जा सकती है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बस आप एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कहना है कि जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, तो उस समय थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज़ भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, और इसी की वजह से जो डिसऑर्डरनेस है, यानी जो एंट्रोपी है, रैंडमनेस है, क्लियर, वो इंक्रीज हो जाएगा। बस ये दोनों लॉज आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत ही आसान हैं चीज़ें, एक बार अगर आपने समझ ली तो फिर इजी लगेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से हम सारी चीज़ें फिर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये है क्या? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो अपने आप हो जाए, है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, अपने आप। तो कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जा रही है उसको आप कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे मैंने पानी गर्म किया, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, कुछ नहीं कर रहे हो आप, एक्सटर्नल चीज़ें कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि वो जो गर्म पानी है वो ठंडा हो चुका है। वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। समझ में आ गया है? वो रिएक्शंस जो अपने आप होती है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है अपने आप। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही है, अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के, उसको आप कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये सिंपल सा साधारण सा मतलब होता है। अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज अ केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट अकर्स विदाउट द इनपुट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। मतलब बाहर से मैंने कुछ नहीं किया,
है ना, बाहर से मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी वो रिएक्शन हो जा रही है, उसी को आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। गर्म पानी वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा तो इजीली ये भी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलो अब वही है, अब जब गर्म पानी ठंडा होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वो हीट रिलीज करेगा। अगर हीट रिलीज होगी तभी तो वो ठंडा हो रहा है, ये एग्जाम्पल है इसका। दीज रिएक्शंस में रिलीज एनर्जी। आप रिलीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एनर्जी को? अरे भैया कर रहे हो ना, ठीक है। ऑफन एज हीट और वर्क, और इसी के साथ ही साथ ये ग्रेटर स्टेबिलिटी की तरफ चलेंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जो ए से बी की तरफ बढ़ रही है और साथ ही साथ वो एनर्जी भी रिलीज कर रही है, ये होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझे? दीज रिएक्शंस में रिलीज एनर्जी, जो मैंने लिख दिया है, हीट के फॉर्म में भी या फिर वर्क के फॉर्म में भी, एंड दे टेंड टू मूव टूवर्ड अ स्टेट ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी और डिसऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें हैं, या तो वो स्टेबल हो जाएगा या फिर वो ग्रेटर एंट्रोपी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर मैं इसी में ही नॉन स्पॉन्टेनियस कहूँ आपसे कि क्या आप मुझे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बता सकते हैं, तो बता दोगे? एक ऐसी रिएक्शन जिसको कराने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़े, और एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़े, वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जो कि ए से बी की तरफ तो बढ़ रही है लेकिन इसमें आपको एनर्जी का इनपुट डालना पड़ रहा है, इसको आप कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो क्या एक चीज बताओ, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, इधर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या मैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकती हूँ? बताओ, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या मैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकती हूं या नहीं? कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरा, यहां पर मैं एनर्जी यूज कर रही हूं, यहां एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, यहां पर इस्तेमाल हो रही है, तो क्या मैं इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकती हूँ? हाँ या ना, बस इतना मुझे बता देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी क्या इसके स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के क्या क्या फीचर्स है। पहला, एनर्जी का चेंज होगा या नहीं होगा, कितना होगा, और अगर होगा तो क्या इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मान लीजिए कि जो एनर्जी का चेंज है वो नेगेटिव है ना, इसका मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, क्लियर कि नेगेटिव फ्री एनर्जी है हमारे पास, और तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, सिंपल सी बात है। हीट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? भैया एक्सोथर्मिक है, अभी अभी तो बताया एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है चीज़ें। एंट्रोपी का क्या सीन है इधर? एंट्रोपी भी वही है, बेसिकली पॉजिटिव होती है ये, है ना। डिसऑर्डरनेस जो होगा वो इंक्रीज होता है, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होती है। स्पीड क्या होगी? स्पॉन्टेनियस फास्ट रिएक्शंस होती है, स्पॉन्टेनियस स्लो भी हो सकती है। ठीक है, फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। स्लो है रस्टिंग। अब जब जंग लगता है, आप लोहे को ऐसा छोड़ दीजिए, छोड़ दो लोहे को, ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें वहाँ इस्तेमाल नहीं करनी होती है, ठीक है, वो अपने आप ही जंग लगना शुरू हो जाता है किसी भी पड़ी हुई लोहे की चीज़ पर। यही एक बहुत, चलो ये एग्जाम्पल लेकर आप चल सकते हैं, है ना। और इसमें ऐसा नहीं है कि आज आपने लोहा छोड़ा और कल सुबह देखा तो उस पर तो जंग लगा ही नहीं, आप कहोगे कि ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। कुछ रिएक्शंस काफ़ी स्लो होती हैं, उसमें सालों लग जाते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या है। पहला टॉपिक है ये, अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, ठीक है। अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। यानी ये फ्री एनर्जी का फंडा है क्या? देखो, फ्री एनर्जी कह लो या गिब्स फ्री एनर्जी कह लो, है ना, डेल्टा जी जो आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, वही है ये। अब ये है क्या? देखो ध्यान से सुनिएगा। फ्री एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय जी, ये याद रखना। गिब्स फ्री एनर्जी भी इसी को ही बोला जाता है, एनर्जी, और इसको आप जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। एक चीज़ याद रखना एक और, कि कहीं भी ये ट्रायंगल सा ये दिखाई देना आपको, वैसे तो आपको पता ही होगा,
इस ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। तो यानी अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देती तो इसका मतलब है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स याद रखिएगा। फ्री एनर्जी ये वो एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में जो एक काम को करने के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मुझे कुछ भी काम करना है, कुछ भी, तो एक तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों का बहुत ही खतरनाक सीन है जो आपको याद रखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तभी आप इस फ्री एनर्जी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ कर सकते हैं। ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं हो रहा है, उस समय पर उतना अमाउंट एनर्जी का जो आपको एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए वहां पर अवेलेबल हो, उसी को ही आप फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। समझ में आया? दोबारा सुन लीजिएगा। फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी इन अ सिस्टम which is available to do work during a chemical या फिर a biological reaction at constant temperature and pressure। तो ये जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बोली है ये आप याद रखिएगा, इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी which is denoted by G is that particular amount of energy which is available to do work during a chemical or a biological reaction। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, ये फॉलो ही नहीं करेगा फिर। क्लियर? चलिए, इसके बाद इट हेल्प अस डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। बस यही चीज़ है कि हमें ये बताएगा कि भाई जो रिएक्शन है वो अपने आप हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है ना। इसकी एक रिएक्शन भी है, जो छोटा सा इक्वेशन है जो आपको याद रखना है कि चेंजेस इन Gibbs free energy is equal to change in heat minus T delta S। T क्यों? यहाँ पर T के सामने मैंने ये क्यों नहीं लगाया ट्रायंगल? ट्रायंगल मीन्स चेंज, रखना है कांस्टेंट तो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ G इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, H इज चेंज इन एंथैल्पी या फिर हीट, इसके बाद T टेम्परेचर है, सिंपल है, केल्विन में होगा, याद रखिएगा, एंड S इज चेंज इन एंट्रोपी। अब ये एंथैल्पी एंट्रोपी क्या है अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं, बस अभी के लिए इतनी रिएक्शन, इतना जो इक्वेशन है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई है तो वो भी सुन लीजिए। मान लीजिए कि अगर जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है ना, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब होता है नेगेटिव, याद रखना। 0 से छोटा है तो नेगेटिव है ऑब्वियसली, और 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव आ रही है तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी वो रिएक्शन अपने आप हो रही है। अपने आप हो रही है तो इसका मतलब है कि वो एक्सर्गोनिक है, यानी उसके अंदर एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो, है ना, उसके आप जो एनर्जी है वो रिलीज कर रहे हो, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल इज एटीपी हाइड्रोलाइसिस, यानी एटीपी जब टूटता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बिल्कुल ऑपोजिट है कि जो रिएक्शन है, पहली चीज वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको कराने के लिए आपको एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, यानी यहाँ पर आप एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हो, एनर्जी का यूज कर रहे हो, तो इट इज अ टाइप ऑफ एंडोगोनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, प्रोटीन का फॉर्मेशन। प्रोटीन के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है या यूज होती है? सोचो जरा, आप एक माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बना रहे हो तो आपको वहां पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ एंडोगोनिक रिएक्शन। और मान लीजिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो ना तो एनर्जी रिलीज कर रही है ना ही वो एनर्जी यूज कर रही है, वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है। ठीक है, तो कोई चेंज वहाँ नहीं होगा, रिएक्शन भी बेसिकली वहीं पर टिकी रहेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल
रिवर्सिबल रिएक्शंस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आइसोमर्स वाले जो रिएक्शंस होती हैं तो वो आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट गिब्स फ्री एनर्जी का या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी का। अब इसके बाद नेक्स्ट ये जो डेल्टा एच या डेल्टा एस है ये क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा एच यानी हीट, हीट यानी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी एक बेसिकली टोटल हीट का मेजर है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये बस हीट का अमाउंट का मेजर है और कुछ नहीं है। एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ अ टोटल हीट कंटेंट, ठीक है, कि एक सिस्टम में कितना हीट है कांस्टेंट प्रेशर पर, बस वही होता है एंथैल्पी। दोबारा सुन लीजिए कि इनका ये कहना है कि जो एंथैल्पी है, एक मान लो मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, अब सिस्टम तो पता होगा तुम लोगों को, कोई भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कितना अमाउंट है हीट का, जितना भी अमाउंट है उसी टोटल अमाउंट को मैं एंथैल्पी बोल दूंगी, बस खत्म, यही होता है। बस आपको एक चीज यहां पर क्या याद रखनी है कि जो प्रेशर है दैट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, बाकी तो सब कुछ सही है। इट रिफ्लेक्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ केमिकल बॉन्ड, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एंड हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली याद रखना है कि जो डेल्टा एच है यानी चेंजेस इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें देख लेना। ट्राइंगल का मतलब याद रखना चेंज, कहीं भी ट्राइंगल है इसका मतलब चेंज है, और किसी भी अगर किसी भी कंपोनेंट के आगे जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, अगर इनके आगे टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ, ये ट्राइंगल नहीं लिखा हुआ है, तो सिंपल सा मतलब है कि ये चीज़ें कांस्टेंट होंगी, ठीक है, ये चीज़ें कांस्टेंट होगी। ये एक 2-3 पॉइंट है जो आपको हर जगह इस्तेमाल करने पड़ेंगे और हर जगह ये काम भी आएंगे, क्लियर। अगर सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव डेल्टा एच है तो मतलब एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है, एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है दैट शुड बी एंडोथर्मिक। और अगर नेगेटिव डेल्टा एच है, इसका मतलब है कि आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, हीट को रिलीज कर रहे हो, तो दैट शुड बी एक्सोथर्मिक, क्लियर। ये चीज़ याद रखिएगा। खैर, यही सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव आया या डेल्टा एच पॉजिटिव आया तब क्या कंडीशंस होंगी। रिलीज करेगा एनर्जी, अगर नेगेटिव है तो मीन्स एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये कुछ कंडीशंस होती हैं एंथैल्पी से रिलेटेड, ठीक है। अब इसी में ही तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एंट्रोपी का, यानी एस को, ठीक है। एस, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, है ना, रैंडमनेस। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब आप स्कूल में थे, ठीक है, तो आपके टीचर्स आपकी सीट चेंज कर देते थे, क्लियर, और जैसे ही वो क्लास से बाहर जाते थे तो क्लास में एकदम हड़बड़ी मच जाते थे, है ना, मतलब सब अपनी अपनी सीट पर वापस आ जाते थे। तो उस समय जो रैंडमनेस फैला, समझ रहे हो, जो डिसऑर्डरनेस हुआ क्लास के अंदर, वही है एंट्रोपी। एंट्रोपी एक मेजर होता है डिसऑर्डर का, रैंडमनेस का, बेसिकली, क्लियर, एक पर्टिकुलर सिस्टम में, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, है ना, तो बस वही होता है एंट्रोपी। इन बायोलॉजिकल और केमिकल सिस्टम्स इट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर क्योस, ठीक है, वही है भैया, क्योस फैला कि नहीं फैला क्लास के अंदर। जब क्लास से टीचर बाहर गया तो आपने वापस सीट चेंज कर ली तो क्योस हुआ, है ना। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही होंगी, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का क्योस हो रहा है, बाकी तो सब कुछ वही है। एंड हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका भी एक छोटा सा आपको याद रखना है कि मेजर जूल्स पर केल्विन में इसको मेजर किया जाता है। और क्या की चीज़ें याद रखनी है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो होता है कि ज़्यादा एंट्रोपी हो रही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा क्योस हो रहा है, ज़्यादा डिसऑर्डरनेस, ज़्यादा रैंडमनेस आ रहा है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, ठीक है, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो मतलब सिंपल सा है कि जो क्लास है वो अच्छे से डिसिप्लिन मैनर में बैठी हुई है,
है ना, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई ऐसे रैंडमनेस नहीं हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, वो आराम से ऑर्डर्ड फॉर्म में बैठे हैं, स्ट्रक्चर बिकम्स मोर ऑर्डर्ड। तो यही दो आपको कंडीशंस याद रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है ज़्यादा रैंडमनेस, नेगेटिव मीन्स कम रैंडमनेस, ऑर्डर्ड है चीज़ें। एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर पॉजिटिव है आइस मेल्टिंग टू वाटर, ठीक है, या फिर गैस एक्सपेंशन एक कंटेनर के अंदर, और अगर नेगेटिव की बात करें तो प्रोटीन फोल्डिंग है, या फिर स्टीम से वापस वाटर का कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप याद रख सकते हो एंट्रोपी के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इस क्लास का टॉपिक है कि इन सारी चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन सब के बीच में क्या एक रिलेशन है, कैसे ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। तो ये हम सिर्फ एक ही रिएक्शन से समझते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये वही है, ये फ्री एनर्जी की ही रिएक्शन है, ठीक है। यहीं से ही ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है कि तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है ना। द रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दी थी यहाँ। डेल्टा G का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस, डेल्टा H का मतलब है एंथैल्पी में चेंजेस, T कांस्टेंट रहेगा, S का मतलब है एंट्रोपी में चेंजेस, ठीक है। तो यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसी एक रिएक्शन से हम लोग इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो अब ध्यान से सुनते जाइएगा। डेल्टा H है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डेल्टा S नेगेटिव या पॉजिटिव, इसके बाद ये रिएक्शन एंड देन स्पॉन्टेनिटी होगी या नहीं होगी। मान लीजिए डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H यानी एंथैल्पी। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो बेसिकली एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, यानी ज़्यादा रैंडमनेस है ना, ज़्यादा डिसऑर्डरनेस, तो इसका साधारण सा मतलब है कि डेल्टा G हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा, ठीक है। डेल्टा G हमेशा नेगेटिव रहेगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी हमेशा। अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। पॉजिटिव का मतलब है स्पॉन्टेनियस होगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये भी याद रखना, एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, मीन्स एक्सोथर्मिक। तो सारे के सारे पॉइंट को अब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो और सबको इजीली याद भी रख सकते हो। दूसरा, अब कंडीशन वही है डेल्टा H की, लेकिन डेल्टा S अगर मैंने नेगेटिव कर दिया तो अब चीज़ें डिपेंड हो जाती है टेम्परेचर पे, ठीक है। अब चीज़ें डिपेंड हो जाती है टेम्परेचर पर। मान लीजिए कि लो टेम्परेचर है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बस ये डिफरेंस हो जाता है। सेम एज अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं तो ये कंडीशन कब होगी, डिपेंड कब होगा टेम्परेचर पर, जब दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, बस ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, जो आपको याद रखना है। एंड लास्ट इज, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S नेगेटिव है तो रिएक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए पहले मैंने आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। क्लियर? अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ्री एनर्जी क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन तीनों के बीच का डिफरेंस और किस तरीके से एक्सर्गोनिक और एंडोगोनिक रिएक्शंस रिलेटेड होती हैं आपस में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड देन रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर? मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।